अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत सारे मॉक टेस्ट देने के बावजूद भी उनका मार्क्स नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग मॉक टेस्ट देने के बाद अच्छे तरीके से एनालाइज उसको नहीं कर रहे हो। मॉक टेस्ट देना ही ज़रूरी नहीं है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी वो इतना क्रूशियल होता है जितना कि तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तभी तुम्हारा मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड विद सुहानी। सो आई एम सुहानी, करंटली इन थर्ड ईयर एमबीबीएस इन एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। सो इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाली हूँ कि मॉक टेस्ट देने के बाद तुम्हें उसको स्मार्टली कैसे एनालाइज करना है। ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। ठीक है। वो तुम्हारा मार्क्स पे इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तुम उसको एनालाइज जब तक नहीं करोगे तब तक कोई उपाय नहीं है। ठीक है। तो इसको तुम अपना चैलेंज लो एक तरीके से कि तुमको एनालाइज किस तरीके से करना है, और अगर तुम फंस रहे हो तो मैं तुमको बताती हूँ कि स्मार्टली कैसे तुमको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद तुम लोग एक कॉपी निकालो। ठीक है। और वो कॉपी व्हाइट पेज का होना चाहिए, और हर एक पेज में हर डे वाइज क्या होगा, मॉक टेस्ट का वो कॉलम रहेगा। ठीक है। वो कॉलम को 3 कॉलम में डिवाइड कर दो। दैट मीन्स एक पेज में 3 कॉलम बनाओ। सबसे फर्स्ट कॉलम में होगा सिली मिस्टेक, सेकंड कॉलम में होगा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, और थर्ड कॉलम में होगा रिमेम्बरिंग पॉइंट के मिस्टेक्स। और उसके बाद क्या करो, मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट में किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कितना गलत हुआ था वो उस कॉलम में लिखते जाओ कि सिली मिस्टेक के कारण कितने क्वेश्चन गलत हुए, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक के कारण कितने गलत हुए, और रिमेम्बरिंग पॉइंट्स के नहीं याद होने के कारण कितने गलत हुए वो लिख दो। ठीक है। फिर क्या करो, तीनों कॉलम में कंपेयर करो कि किस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा गलत जा रहा है, सिली मिस्टेक ज्यादा गलत जा रहा है, या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक गलत जा रहा है, या फिर रिमेम्बरिंग मिस्टेक्स हो रही है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें ज्यादा गलत हो रहे हैं उसको तुम नोट करो। एज फॉर एग्जाम्पल कि सिली मिस्टेक के कारण ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रही है, तो तुम क्या करो, उस पे उसी दिन से वर्क करना शुरू कर दो। तुम और ज्यादा मॉक टेस्ट दो, ट्राई करो कि वो मॉक टेस्ट जो तुम पेशेंस के साथ दो और कॉन्सेंट्रेट के साथ दो, तो उसके कारण सिली मिस्टेक्स जो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। सेकेंड, दैट इज अगर मान के चलो तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ज्यादा हो रही है, तो तुम उस पर ज्यादा फोकस करो। फोकस तो तीनों कॉलम पे करना है, पर जिसमें ज्यादा हो रहा है, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, वो तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। ठीक है। तो कंसेप्चुअल मिस्टेक जो है उसके लिए तुमको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट का लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद वो क्वेश्चन को तुमको 5 बार सॉल्व करना है। क्या करते हैं कि एक बार देख के सॉल्व कर दिए, फिर हम लोग को लगता है हाँ ये बन जाएगा, छोड़ो आगे बढ़ो। लेकिन वो चीज हम लोग नेक्स्ट डे या फिर 2 या 3 डेज के बाद हम लोग भूल जाते हैं। उसको ट्राई करो कि तुम 5 बार उसी टाइम उसी पेज में जाके तुम क्या कर लो, उसको बना लो, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है। तो ये तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स जो होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है। थर्ड जो आता है दैट इज द रिमेम्बरिंग मिस्टेक। तो अगर रिमेम्बरिंग मिस्टेक्स हो रही है तो इसका मतलब ये है कि तुम उस कॉन्सेप्ट को बार बार भूल रहे हो। तो ट्राई करो, जो कि मैंने अपने टाइम टेबल में बताया है कि डेली टाइम टेबल में जो रूटीन है तुम्हारा, उस स्केड्यूल में उस सब चैप्टर को ऐड करो, उस सब्जेक्ट्स को ऐड करो, और उसको तुम डेली देखो, जिससे कि वो क्वेश्चन दोबारा तुम्हारा गलती नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऐसा करने से ये तीनों चीज पे तुम्हारा क्या होगा, एक बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। और इसका रिजल्ट कैसे दिखेगा, इंप्रूवमेंट कैसे दिखेगा, तो अपने आप को एक चैलेंज दो। चैलेंज ये देना है कि हर एक मॉक टेस्ट में, चाहे वो अल्टरनेट डे पे दे रहे हो चाहे वो डेली दे रहे हो, उसमें तुम ट्राई करो कि +5 या +10 मार्क्स जो है इंक्रीज हो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर बाय द वे 580 आ रहे हैं तो +5 का टारगेट बना लो। और अगर बाय द वे 400 या 450 के बीच में आ रहा है तो फिर +10 का टारगेट बना लो। क्योंकि 450 या 550 के बीच में, 580 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 450 का आने का मतलब है, 550 आने का मतलब है कि तुम्हारा सिली मिस्टेक ज्यादा हो रहा है। क्योंकि इतना भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है कि तुम्हारा 450 मार्क्स आए। तुम एटलीस्ट 580 स्कोर कर सकते हो अगर वो पेपर का लेवल मीडियम रहा तब। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करो कि ऐसा डेली टारगेट दो कि +5 इंक्रीज करना है, या +2 ही इंक्रीज करना है, या +1 ही इंक्रीज करना, +2 ही इंक्रीज करके देखो। तो ये धीरे धीरे करके अगर टारगेट दोगे ना, तो अभी भी तुम्हारे पास 100 डेज हैं। ठीक है। तो तुम सोच लो कि तुम्हारे मार्क्स जो है वो कितनी इंप्रूव कर जाएगी। ठीक है। और ये जो बोल रही हूँ वैसा वो तुरंत नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे होगा। कभी कभी तुम्हारे +5 मार्क्स इंक्रीज होंगे और तुम अपने आप को, मतलब तुम्हारे में बहुत ज्यादा वो खुशी आएगी, तो नो डाउट वो खुशी को मेंटेन करके रहना। लेकिन कभी कभी वो +5 नहीं आएंगे और कम आ जाएगा, उससे हताश नहीं होना। बस तुमको उस बैलेंस, उस क्वेश्चंस, वो जो पैटर्न मैंने बताया उसको तुमको बैलेंस करके रखना है, कि वो जो क्वेश्चन है जो फर्स्ट मॉक में तुम लोग दिए वो दोबारा गलती नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कारण हो, कोई भी किसी टाइप के क्वेश्चंस के कारण क्यों ना हो। ठीक है। समझ में आ रहा है? और जैसे कि मैंने अपने टाइम टेबल में तुम लोग को बताया था कि जैसे रात को क्या करना, दोबारा मॉक टेस्ट का रिवीजन करना है, तो तुम उस टाइम पे भी क्या कर सकते हो, वो उस मिस्टेक को दोबारा तुम लोग देख सकते हो। ठीक है। या फिर तुम अपने टाइम टेबल में जैसे जिस टाइम रिवीजन करते हो, चाहे वो स्टिकी नोट्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो
बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। तो उस टाइम तुम क्या करो, उस टाइम प्रेफर कर लो कि जो टॉपिक जो आए, बाय द वे वो टॉपिक आ गया और वो टॉपिक में तुमको पता है कि वो टॉपिक में हम ये क्वेश्चन गलत किए थे, तो वो तुमको याद रह जाता है ना। तो उस टाइम ये क्या कर लो, उसी टाइम उसको याद कर लो। तो अपने टाइम टेबल में उसको अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करो, दैट्स योर वर्क, वो तुम्हारा काम है, ठीक है। सो इतना करने के बाद आई एम श्योर कि ये जो 4-5 वीडियोस मैंने प्रीवियस जितने भी डाले हैं, वो इतना तुम अगर कर लोगे ना, तो तुमको नीट में कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होके ही रहेंगे। आई नो नीट इज अ कॉम्पिटिशन, नो डाउट, और कॉम्पिटिशन कोई भी कॉम्पिटिशन लेके चलो वो थोड़ा टफ होता ही है। और ये टफ लेवल जो हम लोग अपने दिमाग में डाल देते हैं और उसके कारण हम लोग को बहुत बर्डन फील होता है। टफ इस बेसिस पे कहते हैं क्योंकि उसमें एस्पिरेंट कितने बैठ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने एस्पिरेंट बैठ रहे हैं वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है। एज फॉर एग्जाम्पल कि किसी एग्जाम में अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर तुम्हारा जो होगा वो बाय द वे मान के चलो 15 से 20 ही होंगे, ठीक है, ये रेशियो होता है। तो उसको तो तुम छाट ही दो, ठीक है, जो भी रेस्ट बचे जो है वो तुमको इसमें करना। और इसी में अगर तुम स्मार्टली ये 4-5 वीडियो जो मैंने जो भी लेक्चर डाला है वो अगर तुम देख लो, उसको एनालाइज कर लो, उस पर वर्क कर लो, तो ट्रस्ट में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा भी हुआ था, भी अपने नीट के टाइम क्या करती थी, बहुत सारे वीडियोस देखती थी कि कैसे कम करना है, कैसे अपने नेगेटिव स्कोर को कम करना है, कैसे मॉक टेस्ट के नंबर को इंक्रीज करना है। तो सब तरीके से सबके लेक्चर्स के सबके वीडियोस को देख के जो जो मुझे मेन पॉइंट लगता था ना, उसको मैं ऐड करती थी, उसको इम्प्लीमेंट करती थी। बस सुनती नहीं थी, उसको इम्प्लीमेंट करती थी। और ये तुम लोग को भी करना है कि ये वीडियो मैं डाल रही हूँ तो बस सुनना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करोगे ना तो वो तुम लोग को बहुत ही बेस्ट सूटेड होगा, ठीक है। सो ये एक छोटा सा मैंने तुम लोग को की बताया, सो दैट कि तुम्हारे वो जो दरवाजे बंद है तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपना को, वो उसको खोल दे। एंड ऑब्वियसली वो उसे खोलेगा ज़रूर, ये सब ट्रिक जरूर अप्लाई करना। सो या ये वीडियो अगर तुम लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर कोई भी और डाउट है तो फिर बताना कमेंट में, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ कि जो हाई वेटेज चैप्टर है वो तुम लोग को डाल दूँ, कि सब्जेक्ट वाइज कि हाई वेटेज चैप्टर कौन है और तुमको हर चैप्टर पे कितना टाइम देना है, कितना उस पर फोकस करना है, तो वो सब मैं तुम लोग को बता दूँगी। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।